हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग सेक्शन 1 टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने आपसे प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक पर वर्कआउट किया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने पद सोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये किया था। अभी 2 टॉपिक और है, वैसे तो 3 टॉपिक है। एक को कहते हैं केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, एक को कहते हैं पर्यवेक्षण का सिद्धांत और एक प्रत्यायोजन का सिद्धांत। जहां तक बीपीएससी का सवाल है, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर 2 बार क्वेश्चन आया है और पिछले बार विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन के बीच अंतर पूछा, तो इस हिसाब से 3 हो गया। प्रत्यायोजन पर भी क्वेश्चन 1-2 दफा नोट में भी पूछा है और एक बार फुल क्वेश्चन पूछा है। तो प्रत्यायोजन में पर्यवेक्षण पर अभी तक 1 दफा क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो खैर उसको देख लेंगे, अगर कर पाए तो किया, नहीं तो आप उसको वर्कआउट कर सकते हो। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। जैसा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 सिलेबस में 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, सेक्शन 2 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है। सेक्शन 1 में एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में हम लोग प्रशासन के सिद्धांत पढ़ते हैं। उसमें भी हम लोगों ने संगठन शुरू किया था। संगठन के 4 पार्ट हैं। उसमें पहला है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर और चौथा है स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। पहला संगठन के सिद्धांत, दूसरा प्रशासन के सिद्धांत, तीसरा प्रशासनिक व्यवहार और चौथा कौन हो गया? चौथा हो गया संगठन के संरचना। तो आज हम लोग केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक शुरू करने के पहले मैं इस टॉपिक पर बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया है उसको थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 39वां बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, पूर्ण केंद्रीकरण और पूर्ण विकेंद्रीकरण व्यवहार में सच नहीं है, यह केवल मात्रा का प्रश्न है, इस कथन की व्याख्या करें। ठीक है, यानी पूर्ण विकेंद्रीकरण और पूर्ण केंद्रीकरण व्यवहार में संभव नहीं है। समझ रहे, ये केवल मात्रा का फर्क है। समझ, मात्रा का प्रश्न है। एक बार 45वां बीपीएससी में भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया था और उसमें क्वेश्चन था केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के प्रत्ययों मतलब अवधारणा का परीक्षण करें, इसके गुण और दोष क्या है। मतलब इनके गुण और दोष पूछना था, इन दोनों अवधारणा पर वर्कआउट करना था। तो आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का सिद्धांत को आप प्रशासन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में एक ले सकते हैं, एक मान सकते हैं। आज 21वीं सदी में जब हम लोग प्रशासन की चर्चा करते हैं, लोग प्रशासन के विज्ञान की बात करते हैं, तो लोग प्रशासन के विज्ञान में आज केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हुआ। समझ रहे, आप यूँ कह लो कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण एक ऐसा कह सकते हैं अवधारणा है, एक ऐसा मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द पूरा प्रशासनिक व्यवस्था घूमता है या टिका हुआ है। समझ रहे, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच संतुलन जो है वह प्रशासकीय मतलब स्थायित्व, निरंतरता और प्रभावकारिता का द्योतक है। यदि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच सामंजस्य गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, तो संगठन पतन की ओर चला जाता है। समझ, जैसे आप देखो मौर्य प्रशासन, मुगल प्रशासन, अगर इतिहास में अगर आप झांक कर देखो तो कई बड़े बड़े साम्राज्य जो है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच तालमेल ना बैठा पाने के कारण क्या हुए? विफल हो गए। जैसे उदाहरण के तौर पे आप रख लो मौर्य प्रशासन को, कि अशोक के बाद जो मौर्य प्रशासन के जो शासक हुए वे बहुत मजबूत और प्रभावी शासक नहीं हुए और उस समय शासन बहुत ज्यादा फैल चुका था, विकेंद्रीकरण बहुत ज्यादा हो चुका था और उस मुताबिक केंद्रीकरण नहीं हुआ, जिस कारण वह बिखर गया। उसी प्रकार अगर आप मेरे से पूछो कि मुगल प्रशासन के पतन का क्या कारण था, तो औरंगजेब के शासन काल में
केंद्रीकरण बहुत ज्यादा था, और केंद्रीकरण के वजह से क्या हुआ कि वो बड़े बड़े विशाल व्यवस्था पे मतलब क्या हो गया, मतलब कंसंट्रेशन उतना नहीं दे पाया गया, उस पर ध्यान नहीं दे पाया गया। नतीजा क्या हुआ, वैसे वो बिखर गया। जैसा आपको याद होगा औरंगजेब का दक्षिण नीति, औरंगजेब ने अपने शासनकाल का 40 साल केवल दक्षिण में बिताए थे, समझ रहे, 40 साल। तो इसलिए उसने जो उस पर ध्यान दिया, इधर उसका शासन व्यवस्था पर नियंत्रण कमजोर पड़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर हाल में देखो चेकोस्लोवाकिया और जितना भी आप देखते हैं सोवियत रूस जो कभी बहुत बड़ी व्यवस्था थी, विश्व शक्ति था, आज बिखर गया। कारण क्या था बतला सकते हो, अत्यधिक केंद्रीकरण ज्यादा हो गया साम्यवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में। और जब मिखाइल गोर्बाचोव जब वहां पर राष्ट्राध्यक्ष बने तो उन्होंने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका दो सिद्धांत लागू किया। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस और पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। तो हुआ क्या कि जो व्यवस्था वर्षों से बंद पड़ा था, जिसके अंदर धूल लगा हुआ था केंद्रीकृत व्यवस्था में, जब खुलापन और पुनर्निर्माण का प्रक्रिया शुरू हुआ तो वह उस दबाव को झेल नहीं पाया और बिखर गया। इस प्रकार आप देखते हो कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच सामंजस्य बहुत आवश्यक है। शासन के दृष्टि से, निरंतरता के दृष्टि से, प्रभावकारिता के दृष्टि से इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना नीति प्रक्रिया का नीति निर्माताओं के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम कितना केंद्रीकरण रखें, कितना विकेंद्रीकरण रखें, ताकि व्यवस्था दुरुस्त चलता रहे। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि केंद्रीकरण कहते किसको है और विकेंद्रीकरण कहते किसको है। एक डायग्राम में मैंने बताया कि संगठन के शीर्ष पर यदि सत्ता का संकेंद्रण होता है तो इसे केंद्रीकरण कहते हैं, और संगठन के निम्न स्तर पर यदि सत्ता का आवंटन होता है तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब हुआ कि सत्ता का लोकेशन किधर है। सत्ता का लोकेशन यदि ऊपर है तो केंद्रीकरण, और सत्ता का लोकेशन अगर नीचे हुआ तो विकेंद्रीकरण हुआ। जैसा कि आप जानते हो संगठन में सभी कार्य व्यवहार सत्ता के आधार पर ही होते हैं। तो अगर नेतृत्व निर्णय वगैरह संगठन के शीर्ष स्तर पर हो रहा है तो केंद्रीकरण, और नेतृत्व नियंत्रण निर्णय वगैरह संगठन के निम्न स्तर पर होना शुरू हो गया तो विकेंद्रीकरण। यदि अधीनस्थों का भूमिका घट रहा है तो केंद्रीकरण, और अधीनस्थों की भूमिका बढ़ रहा है तो विकेंद्रीकरण। तो इस तरह से केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का जो पूरा डिस्कशन है वह किधर है, सत्ता के अवस्थिति पर है कि सत्ता ऊपर की है और या नीचे की ओर है। सत्ता के ऊपर की ओर बढ़ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं। और सत्ता का नीचे की ओर बिखराव होना या आवंटन होना, यह क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। जब इस टॉपिक को करोगे तो एक दो डिफिनेशन चाहे आपको चाहिए रट लेना। जैसे एल.डी. वाइट ने डिफिनेशन दिया, हेनरी फ्यूल ने दिया, एलन ने दिया, एक दो डिफिनेशन आप रट सकते हैं। जैसे एल.डी. वाइट का डिफिनेशन क्या कहता है कि प्रशासनिक मतलब सरकार में हमारे निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर प्रशासनिक सत्ता का हस्तांतरण केंद्रीकरण है, और इसका विपरीत विकेंद्रीकरण है। मतलब सरकार में निम्न स्तर से उच्च स्तर तक प्रशासनिक सत्ता का हस्तांतरण जो हुआ वह क्या हुआ, केंद्रीकरण हुआ, और इसका विपरीत रूप क्या हुआ कि उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाना विकेंद्रीकरण हुआ। उसी प्रकार हेनरी फ्यूल भी कहता है कि वह कोई भी घटक जो अधीनस्थों के भूमिका के महत्व को बढ़ा देता है वह विकेंद्रीकरण है, और वह घटक जो अधीनस्थों के महत्व को या भूमिका के महत्व को घटाता है वह केंद्रीकरण हुआ। यदि अधीनस्थ का भूमिका भी महत्वपूर्ण है, यदि अधीनस्थ की भूमिका महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब विकेंद्रीकरण हो गया, और अधीनस्थ की भूमिका महत्वपूर्ण ना है तो केंद्रीकरण हुआ। तो इस प्रकार आप देखते हो
केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच एक जनरल डेफिनेशन है कि सत्ता का ऊपर बढ़ना केंद्रीकरण और सत्ता का नीचे बढ़ना विकेंद्रीकरण। और मैंने आपको बताया क्योंकि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में मेन बिंदु या मेन घटक क्या है, सत्ता है। तो और सत्ता के आधार पर ही संगठन में सभी कार्य व्यवहार होते हैं। इसलिए अगर सत्ता ऊपर हुआ तो केंद्रीकरण और सत्ता नीचे तो विकेंद्रीकरण, नेतृत्व ऊपर तो केंद्रीकरण, नेतृत्व नीचे तो विकेंद्रीकरण, मतलब नियंत्रण संचार वगैरह ऊपर तो केंद्रीकरण और अगर नीचे तो विकेंद्रीकरण। अधीनस्थों की भूमिका कम तो केंद्रीकरण और अधीनस्थों की भूमिका अधिक तो विकेंद्रीकरण। तो इस प्रकार केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का जो कंसेप्ट है वो वर्चुअली किस पर निर्भर कर रहा है, सत्ता के अवस्थिति पर निर्भर कर रहा है। देयर इज नो कंफ्यूजन, क्लियर हुआ? ठीक है। जैसा कि आप जानते हो, मैंने अभी तुरंत बताया कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण एक दूसरे का विपरीत इस मायने में अर्थ में हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार में एक दूसरे के विपरीत नहीं है। व्यवहार में एक दूसरे का पूरक है। यदि आपको केंद्रीकरण करना है तो थोड़ा उस हिसाब से विकेंद्रीकरण करना होगा, यदि आपको विकेंद्रीकरण करना है तो उस हिसाब से केंद्रीकरण करना होगा। जैसे आप चाहते हो कि अधीनस्थों को अधिकार दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पर पर्यवेक्षण का अधिकार रखे। अगर आप चाहते हैं अधीनस्थों पर प्रभावी व्यवस्था बना रहे तो थोड़ा उनको स्वविवेक प्रयोग करने का अधिकार देना पड़ेगा, तब वह बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों एक दूसरे का अर्थ मतलब शाब्दिक अर्थ में विपरीत है, लेकिन व्यवहारिक और प्रक्रियात्मक अर्थ में क्या है, कह सकते हैं पूरक हुए। दोनों मिलकर ही व्यवस्था का निर्माण करते हैं। देयर इज नो कन्फ्यूजन। कितना केंद्रीकरण कितना विकेंद्रीकरण, मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच तालमेल न बैठाने के कारण ही आज बड़े बड़े साम्राज्य जो है वह गर्त की गहराइयों में चले गए। आज वर्तमान में ही ले लो, अभी जो सरकार है इस पर क्या मतलब हम लोग चर्चा करते हैं कि वर्तमान में संसद एक दलीय शासन के वजह से केंद्र और राज्य दोनों में एक ही दल का सरकार है, और जो सरकार केंद्र में है उसे प्रचंड बहुमत मिला हुआ है। तो उससे क्या हुआ, केंद्रीकरण का प्रवृत्ति हावी हो रहा है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, खबर है तो। लेकिन यहाँ पर अगर आप उस तरह से भी देखो कि पिछले 73वां संविधान संशोधन हुआ और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भी चल पड़ी है, तो उस हिसाब से विकेंद्रीकरण भी चल रहा है। तो केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण दोनों साथ साथ है, लेकिन ये देखना है, जैसे आप देखो ना, भारतीय संघ में अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ, मानते हैं इस बात को, और उसमें अनुसूची 7 में अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। तो आप क्या देखते हो, संघ सूची का विषय किस चीज का द्योतक है, केंद्र का केंद्रीकरण का सूचक है, और प्रांतीय सूची का विषय क्या हुआ, वह राज्य सूची का या विकेंद्रीकरण का द्योतक है। समवर्ती किस चीज को दर्शा रहा है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों की प्रवृत्ति को दर्शा रहा है कि समान परिस्थिति में तो दोनों संतुलन है, लेकिन असमान परिस्थिति में क्या है, केंद्रीकरण हावी है। क्यों, कैसा कि आप जानते हैं कि समवर्ती सूची पर अगर केंद्र और राज्य दोनों विधि बनाए और टकराव हो जाए तो केंद्र द्वारा बनाया गया विधि क्या होता है, लागू होता है। इसके अलावा भारत में अगर सत्ता का आवंटन देखा जाए तो केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। क्लियर है। जब शुरू में संविधान का व्यवस्था लागू हुआ तो केंद्र के साथ 97 विषय, राज्य के साथ 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। और अभी देखो तो केंद्र के पास 100 विषय हैं, 101 भी हो सकता है, और राज्य के पास अभी घट के 61 हो गए और समवर्ती सूची में 47 से बढ़ के 52 हो गए। तो ये क्या दर्शाता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र सत्ता का आवंटन में केंद्रीकरण दर्शाता है कि विकेंद्रीकरण, निश्चित रूप से केंद्रीकरण दर्शा रहा है। ये आंकड़ा होता है कि नहीं होता है। लेकिन आप देखो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, जिला नियोजन समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया, समझ रहे, महिलाओं का आरक्षण दिया गया,
समझ रहे हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को ताकत दिया गया तो वो विकेंद्रीकरण भी दर्शा रहा है। तो दोनों प्रवृत्ति साथ साथ चल रहा है, लेकिन दोनों के बीच तालमेल होना जरूरी है। अगर केंद्रीकरण ज्यादा तो वो भी घातक है, और विकेंद्रीकरण हो ज्यादा तो वो भी घातक है। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग केंद्रीकरण जो होता है वर्चुअली क्या है। वह आपका मोटा मोटी संगठन का एक नैसर्गिक सिद्धांत है। नैसर्गिक सिद्धांत का मतलब समझते हो। नैसर्गिक मतलब ये स्वाभाविक सिद्धांत है, यानी संगठन जो है जन्मता ही केंद्रीकरण के साथ है। संगठन की उत्पत्ति केंद्रीकरण के साथ होता है और वह धीरे धीरे विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ता है। वेरी नो कन्फ्यूजन। तो केंद्रीकरण जो है परंपरागत होता है, केंद्रीकरण कह सकते हो आप, मतलब डोमिनेशन का, प्रभुत्व का द्योतक है। अरे तो परंपरा और प्रभुत्व से किसका जुड़ा हुआ है? केंद्रीकरण का जुड़ा हुआ है। क्लियर है। यह संगठन का नैसर्गिक अवधारणा। नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक अवधारणा, प्राकृतिक अवधारणा, यानी संगठन का ये जैसे कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण नेचुरल सिद्धांत हुआ, उसी प्रकार आप कह सकते हो केंद्रीकरण भी स्वाभाविक सिद्धांत हुआ, नैसर्गिक सिद्धांत हुआ। और विकेंद्रीकरण क्या है? एक संयोजित प्रयास है जो कालक्रम में जैसा देखो बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति शुरू में क्या होती है? केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण। तो आप बच्चा में देखोगे स्वाभाविक प्रवृत्ति केंद्रीकरण की होती है। कोई भी चीज देखेगा सीधे मुंह में ले लेगा, कोई चीज गिव मी करने लगेगा। तो देखते हो कि नहीं देखते हो? और उसकी मम्मी उसको बोला देखो ये तुम्हारी दीदी है, इसको दो, ये छोटा भाई है, इसको दो। तो उसको विकेंद्रीकरण सिखलाया जाता है। मतलब केंद्रीकरण लेकर पैदा होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है? सीखता है। सोशलाइजेशन के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं? विकेंद्रीकरण का पाठ पढ़ाते हैं। क्लियर है। देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो जैसे विकास का एक मतलब ये भी समझ लो, केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ना। अगर आप केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये भी विकास का एक मायने हो सकता है, एक आयाम हो सकता है। क्लियर। तो मैंने बताया केंद्रीकरण किसका द्योतक है? परंपरा का द्योतक है, प्रभुत्व का द्योतक है। यह संगठन का नैसर्गिक सिद्धांत है। वही विकेंद्रीकरण क्या हुआ? एक संयोजित प्रयास है, या जानबूझकर लाया जाता है, ये विकसित किया जाता है। और ये किसका द्योतक है? मतलब ये द्योतक है प्रतिस्पर्धा का, ये द्योतक है आत्मनिर्णय का, ये द्योतक है पर्याप्तता का। क्योंकि एक व्यक्ति सब काम खुद करे ये तो संभव नहीं है। इसलिए विकेंद्रीकरण के माध्यम से क्या होता है? उसकी पर्याप्तता जो कमी रहती है उस पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हो विकेंद्रीकरण द्योतक हुआ प्रतिस्पर्धा का और आत्मनिर्णय का, और केंद्रीकरण द्योतक किसका हुआ? परंपरा का और प्रभुत्व का। तो एक पारंपरिक अवधारणा हो गया, एक आधुनिक अवधारणा हो गया, एक नैसर्गिक अवधारणा हो गया, एक संयोजित अवधारणा हो गया। समझ रहे हैं? दोनों जरूरी है संगठन में, और दोनों के व्यवस्था पर ही संगठन काम करता है। तो अगर आज आपसे कोई पूछता हो कि केंद्रीकरण का महत्व ज्यादा है या विकेंद्रीकरण का महत्व ज्यादा है, तो क्या बोलोगे? दोनों का महत्व है। केंद्रीकरण का ही महत्व है और विकेंद्रीकरण का महत्व है। जैसे प्रतिरक्षा हुआ, जैसे आप ले लो विदेशी संबंध हुआ, ये सब में विकेंद्रीकरण ठीक नहीं होता है, ये सब में केंद्रीकरण ही होता है। पिछले दिनों आपने देखा अखंडता एकता के समक्ष चुनौती बढ़ा है आतंकवाद। आज जो वैश्विक आतंकवाद, साइबर क्राइम है, और भी तरह तरह के जो घटनाएं घट रही है, पर्यावरण संकट, ये विकेंद्रीकरण से ज्यादा केंद्रीकरण की तरफ झुका रहा है। क्लियर है। या तो जैसे IT का विकास ने केंद्रीकरण का विकास किया है। जैसे आप कहते हो ना कि पूरा विश्व आज क्या बन गया है? एक वैश्विक गांव बन गया है। आज आपको किसी भी दूसरे देश से बात करना है, कहीं आपका दोस्त कोई सगा संबंधी दूसरे देश में है, तो आपको बात करने में मिनट भी नहीं लगेगा, सेकंड में आप उनसे बात कर सकते हैं। समझ रहे? क्योंकि आज के तारीख में सूचना प्रौद्योगिकी इतना डेवलप है, इतना उसके तौर तरीके विकसित हो गए। तो मैं क्या कह रहा था कि आज जो है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों का महत्व बढ़ा है और बढ़ रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं केंद्रीकरण के बढ़ने का महत्व का क्या कारण है। केंद्रीकरण का जैसे आप देखो ना, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का आवंटन था, और आज देखो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो आवंटन है
और ये दर्शा रहा है केंद्रीकरण की तरफ। तो इसका क्या कारण है? तो पहला कारण है अखंडता और एकता का सरोकार, मतलब देश की अखंडता और एकता आवश्यक है और ये केंद्रीकरण में ही संभव है। और दूसरा आप कह सकते हो एक रूपता की आवश्यकता, अपने डफली अपने राम। कई दफा आप भी देखो ना, हाल ही में अभी उदाहरण के तौर पर ले लो, अभी ले लो जैसे सपोज करो जो अभी लॉकडाउन चल रहा है और उसके बाद जो हवाई सेवा शुरू किया गया, तो हवाई सेवा शुरू किया गया तो हर राज्य के कोरोना से निपटने के अपने तौर तरीके, एक मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग वस्तु स्थिति है। इस कारण क्या हो रहा है, तालमेल बैठाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। होता है कि नहीं होता है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो एक रूपता बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि सब पूरे राज्य में एक जैसी व्यवस्था हो ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। समझ रहे? जैसे उदाहरण के तौर पर शिक्षा को समवर्ती सूची में क्यों लाया गया? शिक्षा शुरू में समवर्ती सूची में नहीं था, यह राज्य सूची का विषय था। इसे समवर्ती सूची में लाने के पीछे कारण यही था कि भारत में सभी राज्यों का शिक्षा का स्वरूप एक जैसा। समझ रहे? तो आप यहाँ बतला लो कि एक रूपता की आवश्यकता, अखंडता, एकता की आवश्यकता, फिर मितव्ययता और दक्षता जैसे गुण। मितव्ययता और दक्षता क्योंकि केंद्रीकरण में ज्यादा संभव है। समझ रहे? इसलिए केंद्रीकरण क्योंकि खर्च बचता, समझ रहे, एक जगह व्यवस्था करने से खर्च बचता, तो इसलिए भी केंद्रीकरण का महत्व बढ़ा है। और जो पिछले दिनों मैंने बताया कि संचार के क्षेत्र में जो विकास हुआ, खासतौर पर दूर संचार के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण क्या हुआ, आज जो है देख रहे हो कि पूरा विश्व एक गांव बन गया, वैश्विक गांव बन गया और हम बहुत करीब एक दूसरे के आ गए। और आपदा प्रबंधन जैसे जो आपदाओं की जो संख्या बढ़ी है पिछले दिनों, फ्रिक्वेंसी बढ़ा है, उससे निपटने की जो आवश्यकता रही है, यह भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाया। जैसे आप देखते होंगे नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया गया, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते, नेशनल का NMDA, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, NDMA, उसके अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री होते। तो ये आप देखते हो कि आपदाओं इत्यादि से निपटने की आवश्यकता भी केंद्रीकरण के महत्व को बढ़ाया। तो 5 मैंने कारण बतलाया। पहले बतलाया अखंडता और एकता, दूसरा बतलाया एकता, एक रूपता बोलो, तीसरा बतलाया मितव्ययता, चौथा बतलाया प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास, और पांचवा बतलाया आपदाओं की बढ़ती संख्या और उससे निपटने की प्रभावी आवश्यकता। ये भी कारण है जो केंद्रीकरण के महत्व को बढ़ाया। और इसके विपरीत क्या है? विकेंद्रीकरण का ये महत्व बढ़ा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि विकेंद्रीकरण का महत्व नहीं बढ़ा, विकेंद्रीकरण का ये महत्व बढ़ा है। जैसे आप देखो याद हुआ था तो राज्यों की संख्या कितनी थी, और आज राज्यों की संख्या देखो तो क्या देख रहे हो, देश का भौगोलिक विन्यास भी हुआ और प्रशासन का आकार और भौगोलिक विन्यास में वृद्धि हुआ। फिर क्या कह सकते हो, लोक प्रशासन पहले पुलिस राज था, अब लोक कल्याणकारी राज्य, जैसे भूमिका और कार्य भी बढ़ गए। तीसरा क्या हुआ, जन अपेक्षाएं बढ़ गई है, जनता अपने आप को महत्वपूर्ण समझती है और उम्मीद करती है कि प्रशासन उसके द्वार पर आकर उसको सेवाएं दे। फिर क्या है बताइए, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हुआ, तो इससे भी विकेंद्रीकरण को बल मिला है। और फिर मतलब स्थानीय मूल्य और प्राथमिकताओं को जगह देने की आवश्यकता हुई, इसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, इसको जगह देना है। और फिर कैसे जन सहभागिता, लोचकता, ये सब जो प्रबंधकीय गुण है, राजनीतिक आवश्यकता है, ये सब भी विकेंद्रीकरण के महत्व को बढ़ाया। तो जैसे आपको मैंने बताया कि एक तरफ अखंडता और एकता जैसे चुनौती केंद्रीकरण का महत्व को बढ़ाया, वहीं लोक प्रशासन का बड़ा भौगोलिक आकार, भूमिका और कार्यों में वृद्धि, जन अपेक्षाओं में वृद्धि, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, लोचकता, समझ रहे हैं, फिर जन सहभागिता जैसे आवश्यकता, ये सब ने क्या किया, विकेंद्रीकरण के महत्व को बढ़ाया। क्लियर? तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों का महत्व बढ़ा, लेकिन मैं आपको बतला दूं दोनों एक दूसरे के अभिन्न रूप से जुड़े हुए। क्लियर है? और यहाँ पर आज केंद्रीकरण के बारे में
मतलब हम लोग उतना चर्चा इसलिए नहीं करते कि वो सुमोटो, हम मान के चलते हैं केंद्रीकरण तो है ही, हमें वर्कआउट करना है विकेंद्रीकरण पर, और विकेंद्रीकरण पर हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, और इसलिए विकेंद्रीकरण को दो वर्गों में बांट सकते हैं, राजनीतिक विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। यदि राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ, और प्रशासनिक सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हुआ। राजनीतिक विकेंद्रीकरण में मतलब देखते हो सत्ता और उत्तरदायित्व और स्वायत्तता तीनों चला जाता है, जबकि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में क्या होता है, स्वायत्तता नहीं जाता है। समझ, जैसे देखिएगा पंचायती राज की स्थापना राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ, नया जिला का निर्माण प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हुआ। कोई समझ में आया आपको? अब प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को भी हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक कह सकते हैं क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण और दूसरा कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। यदि क्षेत्र के आधार पर विकेंद्रीकरण किया गया तो उसको क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण कहेंगे, और कार्य के आधार पर विकेंद्रीकरण किया गया तो उसे कार्यात्मक विकेंद्रीकरण कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, जैसे प्रमंडल हुआ, जिला हुआ, अनुमंडल हुआ, इस आधार पर अगर विकेंद्रीकरण हुआ तो क्षेत्रीय आधार पर कहलाएगा। सिंचाई हुआ, जल हुआ, सफाई हुआ, प्रदूषण हुआ, इस आधार पर अगर हुआ तो वो कार्यात्मक कहलाएगा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम विकेंद्रीकरण को दो वर्गों में पहले बांटे, राजनीतिक और प्रशासनिक। राजनीतिक को हमने बतलाया कि इसमें सत्ता, उत्तरदायित्व और स्वायत्तता तीनों गया, लेकिन प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में सत्ता और उत्तरदायित्व तो गया, स्वायत्तता नहीं जाता है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को हमने दो वर्गों में बांटा, क्षेत्रीय आधार पर विकेंद्रीकरण और कार्य आधार पर विकेंद्रीकरण। जैसे जल बोर्ड, सिंचाई बोर्ड, आवास बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये सब किसके उदाहरण हुए? ये सब उदाहरण हुए आपके इसके क्षेत्रीय आधार, कार्य आधार पर विकेंद्रीकरण के। और प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, अंचल, ये सब क्या हुआ? क्षेत्रीय आधार पर विकेंद्रीकरण का। क्लियर है? तो आज क्रेज किसका, केंद्रीकरण का या विकेंद्रीकरण का? तो निश्चित रूप से आज विकेंद्रीकरण का क्रेज है और सर्वत्र विकेंद्रीकरण की बात की जाती है। साथ विकेंद्रीकरण पर शोध होता है, विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है, विकेंद्रीकरण के बारे में मतलब तरह तरह का मतलब शोध अनुसंधान होते हैं। उस बाबत विकेंद्रीकरण के 4 उपागम फेजलर महोदय ने डेवलप किया। जेम्स डब्ल्यू फेजलर, इसने विकेंद्रीकरण के 4 उपागम विकसित किया। एक उपागम का नाम है सैद्धांतिक उपागम, या इसको दार्शनिक उपागम भी बोल सकते हो, इसको अंग्रेजी में डॉक्टरनल अप्रोच कहते हैं। दूसरा उपागम है पॉलिटिकल अप्रोच, तीसरा प्रशासनिक उपागम, इसको कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, और चौथा है दोहरी भूमिका उपागम, ड्यूअल अप्रोच, ड्यूअल रोल अप्रोच, या इसको फंक्शनल अप्रोच भी कह सकते हो, कार्यात्मक उपागम भी कह सकते हो। यानी हम विकेंद्रीकरण को 4 अर्थ में समझ सकते हैं। एक दर्शन के रूप में समझ सकते हैं, दूसरा राजनीतिक उपकरण के रूप में समझ सकते हैं, प्रशासनिक घटक के रूप में समझ सकते हैं, और कार्यात्मक माध्यम के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ पर जो डॉक्ट्रिनल अप्रोच है, यह विकेंद्रीकरण को बहुत महान मानता है। ये विकेंद्रीकरण को साध्य नहीं बल्कि साधन मानता है, ये साधन ही नहीं साध्य मानता है, और मानता है कि विकेंद्रीकरण जो होता है लोगों के मन मस्तिष्क में आदर्श के रूप में रहता है। जो पश्चिमी देशों में देखोगे आप कि विकेंद्रीकरण आदर्श के रूप में, मूल्य के रूप में लोग अपने हिसाब से, उनको बोलने की जरूरत नहीं, वो विकेंद्रीकरण में खुद विश्वास करते हैं और वैसा ही आचरण करते हैं। क्लियर? और राजनीतिक उपागम वाला विकेंद्रीकरण क्या हुआ? राजनीतिक उपागम में विकेंद्रीकरण को समझ रहे किस रूप में समझा जाता है? मतलब कह सकते हो प्रभावकारिता का माध्यम समझा जाता है। समझ रहे? मतलब जन सशक्तिकरण का माध्यम समझा जा सकता है। पंचायती राज की स्थापना इसका उदाहरण है। समझ रहे? इसे स्वायत्तता का माध्यम माना जाता है। क्लियर? प्रशासनिक उपागम में विकेंद्रीकरण को दक्षता के साथ जोड़कर देखा जाता है कि हम विकेंद्रीकरण दक्षता के लिए करते हैं। समझ रहे? और कार्यात्मक उपागम
या दोहरी भूमिका उपागम में हम विकेंद्रीकरण को लक्ष्य प्राप्ति के रूप में जोड़ते हैं, विभिन्न कार्यात्मक पूर्ति के रूप में देखते हैं कि विकेंद्रीकरण के माध्यम से हम बहुत सारे कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार विकेंद्रीकरण के 4 उपागम हुए। पहला उपागम सैद्धांतिक उपागम, डॉक्ट्रिनल अप्रोच। ये विकेंद्रीकरण को न केवल साधन मानता है बल्कि साध्य मानता है और मानता है कि विकेंद्रीकरण एक मूल्य है जो लोगों के मस्तिष्क में निवास करता है। दूसरा जो है, यह विकेंद्रीकरण को राजनीतिक अर्थ में परिभाषित करता है और स्वायत्तता, प्रभावकारिता जैसे उपयोगिता या लक्ष्य प्राप्ति के माध्यम मानता है। तीसरा उपागम प्रशासनिक उपागम। यह उपागम विकेंद्रीकरण को प्रशासनिक अर्थ में परिभाषित करता है और दक्षता, मितव्ययता जैसे उद्देश्य के प्राप्ति से जोड़कर देखता है। और चौथा दोहरी भूमिका उपागम। यह विकेंद्रीकरण को कार्यात्मक रूप में परिभाषित करता है और इसे लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम मानता है कि विकेंद्रीकरण से हम एक साथ कई लक्ष्य और उद्देश्य क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो समझ में आई आपको? अब यहाँ पर अब होता है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, दोनों इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया केंद्रीकरण प्रभुत्व का द्योतक है और विकेंद्रीकरण प्रतिस्पर्धा का द्योतक है। केंद्रीकरण जो है परंपरा को बतला रहा है, यह आधुनिकता को बतला रहा है। केंद्रीकरण जो है वह कह सकते हो अखंडता, एकता का कारण है, यह स्वायत्तता और सहभागिता का कारण है। तो दोनों आवश्यक है। तो दोनों में बेहतर कौन है, केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण? तो इस पर जैसे आया था 45वां क्वेश्चन में कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के गुण और दोष बतलाएं, तो आप बतला सकते हो केंद्रीकरण के क्या गुण है, विकेंद्रीकरण के क्या गुण है, केंद्रीकरण के क्या अवगुण है, विकेंद्रीकरण के क्या अवगुण है। क्योंकि जब तक हम इन सब को देखेंगे नहीं तब तक हम ये कोई वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे कि केंद्रीकरण बेहतर है या विकेंद्रीकरण। तो हम लोग यहाँ पर देखना वाजिब हो जाता है केंद्रीकरण के क्या क्या गुण है। तो जैसा कि देखो केंद्रीकरण के क्या क्या गुण है कि यह इसमें ना नियंत्रण बहुत सॉलिड रहता है, इसमें पूरे संगठन पर प्रभावी नियंत्रण बना रहता है। दूसरा क्या रहता है, इसमें नीतियों और सिद्धांतों में एक रूपता रहती है। तीसरा, इसमें दुरुपयोग की सत्ता के दुरुपयोग की संभावना क्या होती, कम होती है। चौथा क्या होता है, मितव्ययता। इसमें दक्षता मितव्ययता पाया जाता है। मितव्ययता मतलब खर्च में कमी देखी जाती है। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत नेतृत्व के कारण संगठन में क्या होता है, गतिशीलता बनी रहती है। जैसे वर्तमान में आप देख सकते हो मोदी का केंद्रीकृत भूमिका की वजह से, सक्रिय भूमिका की वजह से गतिशीलता रहती है। ये जो होता है इमरजेंट परिस्थितियों से निपटने में बेहतर होता है। ऐसा भी आपने देखा कोविड-19 जैसे जोखिम परिस्थितियों से भारत जैसे विशाल देश और इतनी विविधता और जटिलताओं के बावजूद झेल पाया, तो किसके कारण, केंद्रीकरण या केंद्रीकृत नेतृत्व के कारण झेल पाया। इसमें क्या होता है, संसाधन का बेहतर ढंग से उपयोग होता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और इसमें क्या होता है, ब्रांडिंग संभव होता है, यानी निगमित व्यक्तित्व का निर्माण। मतलब केंद्रीकरण आपको अवसर देता है वो भरने का, केंद्रीकृत आपके नाम पर ब्रांडिंग करा सकता है। केंद्रीकृत आपके मतलब आपको एक मतलब कह सकते हैं मंच प्रदान करता है जहाँ से आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण में थोड़ा बिखरने समाज आने का या मतलब उतना ज्यादा महत्वपूर्ण होने का जगह नहीं मिलता है जितना केंद्रीकरण में मिलता है। जैसे आप देखते हो पिछले दिनों आपने देखा होगा 20-25 दलों की सरकार चलती थी और फिर इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या फिर मोदी को ले लीजिए, ये लोग केंद्रीकृत व्यवस्था वाले लोग हैं जो जिनको बहुमत पर्याप्त रूप से मिला हुआ था। इस कारण इन सब का प्रभावकारिता ज्यादा सब एक कह सकते पर्सनल व्यक्तित्व के रूप में वही देवगौड़ा हुए, आई के गुजराल हुए, चाहे फिर चंद्रशेखर हुए, चाहे मोरारजी देसाई हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, ये लोग भी प्रभावकारी रहे। लेकिन केंद्रीकरण चूंकि सत्ता बहुदल का शासन था, एक दल का बहुमत नहीं मिला हुआ था, तो मतलब कह सकते हो कि अल्पमत जैसी स्थिति थी, तो उसमें सरकार को शासन करने में थोड़ा दिक्कत होती थी
कठोर निर्णय नहीं ले सकते, समझ रहे, बहुत ज्यादा असर्टिव आप नहीं हो सकते। क्लियर। आप देखते हैं कि केंद्रीकरण के कई गुण अवगुण भी है। तो पहले केंद्रीकरण के कुछ गुण बतलाओ। तो पहले नियंत्रण बेहतर है, फिर मतलब एक रूपता होती है, तीसरा संसाधन का दुरुपयोग नहीं हो पाता, समझ रहे। चौथा क्या होगा, मितव्ययता होती है। पांचवा क्या होता है, गतिशीलता रहती है। तो नेक्स्ट क्या होता है, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए श्रेष्ठ होता है। संसाधन का समुचित इस्तेमाल होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट निगमित व्यक्तित्व का निर्माण और ब्रांडिंग हो पाता है। क्लियर। लेकिन इसके अवगुण भी है। तो सबसे पहला क्या होगा, विलंब होगा, लाल फीताशाही, यह इसका एट्रीब्यूट हुआ कि विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण में क्या होगा, विलंब होगा, लाल फीताशाही होगा। दूसरा क्या होगा बतलाइए, इसमें क्या होगा, संगठन के शीर्ष पर सत्ता या मतलब कह सकते हो अधिकता हो जाएगी, और निम्न स्तर पर सत्ता के अभाव हो जाएगा। अब मतलब कहते हैं अपोप्लेक्सी एट टॉप लेवल एंड एनीमिया एट एक्सट्रीम। जैसे भारत में देखने को मिलता है कि दिल्ली को ज्यादा ही विकसित नजर आता है, और छत्तीसगढ़ या फिर और चले जाओ किनारे वाले बिहार वगैरह और कमजोर नजर आता है। तो अपोप्लेक्सी एट टॉप एंड एनीमिया एट एक्सट्रीम, ये केंद्रीकरण की वजह से होता है। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें निरंकुशता बढ़ जाता है, डेस्पोटिज्म बढ़ जाता है। चौथा क्या होता है कि स्थानीय मूल्य और आवश्यकता को, स्थानीय परिस्थिति को जगह नहीं मिलता है, उसके प्रति हम संवेदनशील नहीं हो पाते। नेक्स्ट क्या होता है, जन सहभागिता सुनिश्चित संभव नहीं है, दूसरे पंक्ति का अगले पंक्ति का नेतृत्व संभव, अगले पंक्ति के नेतृत्व का विकास संभव नहीं है, और संगठन के विस्तार और विविधीकरण के दृष्टि से अनुपयुक्त है। तो 5-6 पॉइंट मैंने बताया विकेंद्रीकरण के अवगुण के रूप में। तो सबसे पहला अवगुण क्या हुआ, विलंब और लाल फीताशाही। दूसरा क्या हुआ, मतलब सत्ता का अधिकता, शीर्ष पर अधिकता और छोर पर अभाव। तीसरा क्या हुआ, निरंकुशता। चौथा क्या होगा, स्थानीय मूल्य के प्रति संवेदनहीनता। पांचवा क्या होगा, आप कह सकते हो जन सहभागिता का अभाव। छठा क्या होगा, अगले पंक्ति के नेतृत्व का निर्माण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, संगठन के विस्तार और विविधीकरण का दृष्टि से भी ये अनुपयुक्त होता है। क्लियर। तो आपने केंद्रीकरण के गुण देखे और अवगुण देखे, उसी प्रकार आप देखोगे विकेंद्रीकरण के भी गुण है और अवगुण है। तो विकेंद्रीकरण के क्या लाभ हुए, क्या तो 1-to-1 भी होगा। जो विकेंद्रीकरण का लाभ है वह केंद्रीकरण का हानि, और जो केंद्रीकरण का हानि वह विकेंद्रीकरण का लाभ, ऐसे भी हो सकता है। तो पहला क्या बतलाइए, इसमें विलंब नहीं होता विकेंद्रीकरण में, प्रशासकीय क्रियाकलापों में तेजी रहती है, समझ रहे। दूसरा क्या होता है, संगठन के शीर्ष पर कार्यभार कम होता है, और जो व्यक्ति होते हैं बैठे उस पद पर, वे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करने में सक्षम होते हैं। तीसरा क्या होता है, अधीनस्थों में क्या होता है, मतलब कह सकते हो सामर्थ्य की भावना होती है, उनमें लगता है कि मतलब लगता है कि वो क्षमतावान है और कुछ कर सकते हैं। फिर क्या होता है, स्थानीय मूल्य और आवश्यकता को शासन में जगह मिल जाता है, जन सहभागिता को जगह मिलता है, लोकतंत्रीयता मजबूत होती है, दूसरे पंक्ति के नेतृत्व का निर्माण होता है, संचार का बोझ क्या होता है, कम रहता है, क्योंकि सत्ता बटा हुआ है। यह कह सकते हो कि यह जो होता है संगठन के विस्तार और विविधीकरण के दृष्टि से उपयुक्त होता है। फिर कह सकते हो राष्ट्रीय नीतियों में स्थानीय मूल्य और आवश्यकता को जगह दे सकते हो। यह प्रयोगधर्मिता को बढ़ाता है, यह कह सकते हो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। तो बहुत सारे लाभ है। तो विकेंद्रीकरण के क्या क्या लाभ हुए, विकेंद्रीकरण के तुलना में ज्यादा लाभ हुआ। पहला लाभ क्या हुआ बतलाइए, कि इसमें काम तेजी से होता है, विलंब वगैरह नहीं होता। दूसरा लाभ बतलाया कि संगठन में चूंकि ऊपर काम कम रहता है, तो जो पदधारी ऊपर बैठे हुए महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करने में सक्षम होते हैं।
तीसरा क्या होता है, अधीनस्थों में मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और उनमें क्या होता है, सामर्थ्य की भावना आती है। फिर क्या होता है, जन सहभागिता और लोकतंत्र को बल मिलता है। फिर क्या होता है, अगले पंक्ति के नेतृत्व का निर्माण हो सकता है, मतलब उसके बाद मोदी के बाद वो ये विकेंद्रीकरण में ही हो सकता है, केंद्रीकरण में तो संभव नहीं है। फिर क्या होता है, संगठन के विस्तार और विविधीकरण के दृष्टि से इसे उपयुक्त माना जाता है। संचार का बोझ इसमें क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे इकाई हैं जो बटे हुए। फिर राष्ट्रीय नीति जो बनेंगे, कार्यक्रम बनेंगे, उसमें स्थानीय मूल्य और व्यक्ति को जगह मिलेगा। फिर क्या होगा बतलाया जाए, इसमें प्रयोग आप कर सकते हो, प्रयोग धर्मिता प्रोत्साहित करता है। किसी चीज को आप राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के पहले चेक कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, और यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, तो संभावनाओं को बढ़ाता है, समझ रहे, तो ये इसका प्लस पॉइंट हुआ। तो विकेंद्रीकरण के जो लाभ है, उस लाभ को केंद्र बिंदु पर रखकर चार्ल्स वर्थ जो है उन्होंने विकेंद्रीकरण को बहुत महत्वपूर्ण बतलाया है। उन्होंने कहा है कि विकेंद्रीकरण का जो औचित्य है वह प्रशासनिक दक्षता से कहीं अधिक है। विकेंद्रीकरण का जो औचित्य है वह प्रशासनिक दक्षता से अधिक है। यह व्यक्तिगत पर्याप्तता की भावना का विकास करता है, और ये मतलब कह सकते हैं इसके आध्यात्मिक आयाम। जैसे आप देखो, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण में क्या होता है, सब अपने की ओर, विकेंद्रीकरण में दूसरे तब, तो जो दूसरे का विकास की बात होती है, बढ़ने की बात होती है, तो क्या होता है, उनके आध्यात्मिक आयाम बढ़ने की संभावना। अब जैसे परिवार ले लो, उस परिवार में एक गार्जियन को ले लो, वो गार्जियन सब काम अपने करे और अधीनस्थों को, बाल बच्चों को कोई अधिकार दे ही नहीं, तो एक परिस्थिति ये हुआ। दूसरा परिस्थिति, एक परिवार ले लो जिसमें बच्चों को पूरा अधिकार दिया जा रहा है, बढ़ने का अधिकार दिया जा रहा है, तो उसकी परिस्थिति देखो, तो देखोगे जहाँ केंद्रीकरण होगा वहाँ इंट्रोपी टेंडेंसी होगा, वो फिर लड़ाई झगड़ा फसाद यही सब होगा। और जहाँ दूसरा वाला वहाँ विस्तार विविधीकरण होगा, और फिर वो आध्यात्मिक उस मनोवैज्ञानिक सब दृष्टि से उसका विकास होगा। तो केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण जो है इस मायने में बेटर है कि वह तृतीय पंक्ति के नेतृत्व का निर्माण करता है, आत्म सामर्थ्य को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, समझ रहे हैं, मतलब कह सकते विस्तार विविधीकरण को गति प्रदान करता है। लेकिन इसके कुछ माइनस भी होंगे, जिस पर केंद्रीकरण के और केंद्रीकरण के गुण और अवगुण है, उसी प्रकार विकेंद्रीकरण के भी कुछ अवगुण है। तो पहला अवगुण क्या है, समन्वय और एकीकरण इसमें क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा इकाई रहेगा उसमें डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। इसके अलावा क्या होता है, संचार भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इन लोगों के बीच में संचार डिफिकल्ट होगा, और संचार की विश्वसनीयता कमजोर पड़ सकती है। ये खर्चीली प्रक्रिया है, क्योंकि जितना ज्यादा इकाई होगा खर्च उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट, यह आपात परिस्थितियों के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए अनुपयुक्त है कि नहीं। फिर भी बतलाया जाता है कि यह जो होता है संगठन में विघटनकारी प्रवृत्ति को बल प्रदान करता है। इससे क्या होता है, राष्ट्रीय परिदृश्य जो होगा वह कमजोर पड़ जाएगा और स्थानीय मूल्य ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, प्रशासकीय दुरुपयोग की संभावना ज्यादा रहती है, भ्रष्टाचार, कुप्रशासन वगैरह। तो जैसा कि आप देखते हुए कि पंचायती राज वगैरह में पिछले दिन हमने अधिकार दिया, तो शुरू में तो ऐसा देखा गया, बाद में तो दूर हो जाएगा, ये हम लोग ही मान के चलते, लेकिन शुरू में भ्रष्टाचार बढ़ा, भाई भतीजावाद बढ़ा। तो विकेंद्रीकरण का पहला माइनस पॉइंट क्या हुआ, पहला माइनस पॉइंट हुआ समन्वय एकीकरण डिफिकल्ट। दूसरा माइनस पॉइंट क्या हुआ, दूसरा माइनस हुआ संचार डिफिकल्ट हो गया। तीसरा माइनस पॉइंट क्या हुआ कि आपात परिस्थितियों से निपटने में डिफिकल्ट है। चौथा क्या हुआ, खर्चीली प्रक्रिया। पांचवा क्या हुआ कि यह जो होता है विघटनकारी प्रवृत्ति को बल देता है। नेक्स्ट क्या बतलाया, राष्ट्रीय परिदृश्य कमजोर पड़ जाता है। और अंत में क्या बतलाया, भ्रष्टाचार को प्रशासन, सत्ता का संसाधन का दुरुपयोग वगैरह बढ़ता है।
तो इस प्रकार केंद्रीकरण के गुण भी देखा, विकेंद्रीकरण के गुण देखा, केंद्रीकरण का अवगुण देखा, विकेंद्रीकरण का अवगुण देखा। तो गुण अवगुण सबको देखने के बाद क्या पता लगा कि दोनों सामान्य रूप से गुण दोष संपन्न है और दोनों अपने अपने परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त है। अगर आपको कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी चाहिए तो केंद्रीकरण, अगर आपको अधीनस्थों का विकास चाहिए तो विकेंद्रीकरण, अगर आप आपातकालीन परिस्थितियों का प्रबंधन करना है तो केंद्रीकरण, अगर आपको विस्तार और विविधीकरण करना है तो विकेंद्रीकरण। तो इस हिसाब से पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है। फेजलर महोदय ने 4 क्राइटेरिया बतलाया और उस आधार पर उन्होंने बतलाया कि संगठन में केंद्रीकरण होगा या विकेंद्रीकरण होगा। जैसे उन्होंने बतलाया कि उत्तरदायित्व एक फैक्टर है, उत्तरदायित्व का घटक, क्योंकि उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन नहीं होता है इसलिए केंद्रीकरण जनरली संगठन में देखने को मिलता है। अगर उत्तरदायित्व का हम प्रत्यायोजन कर पाए तो फिर विकेंद्रीकरण हो सकता है, लेकिन उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन होता ही नहीं। नेक्स्ट क्या हुआ, प्रशासनिक घटक, संगठन नया है या पुराना है। नया संगठन में क्या होगा, केंद्रीकरण होगा और पुराना संगठन में विकेंद्रीकरण होगा, क्योंकि नए संगठन में कार्यविधि वगैरह परिभाषित नहीं होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं, जमे हुए नहीं होते। और पुराने संगठन में क्या होते हैं, सब चीज स्थापित हो चुका होता है, इसलिए विकेंद्रीकरण। कार्यात्मक घटक, कार्य कैसा है, कार्य की प्रकृति कैसा है, कार्य अभिनव है, नया प्रकृति का है तो केंद्रीकरण, और कार्य रूटीन टाइप का है तो विकेंद्रीकरण। फिर देख सकते हो वह घटक, अगर अखंडता एकता की बात है तो केंद्रीकरण, और कह सकते हो जन सहभागिता और स्वायत्ता की बात है तो विकेंद्रीकरण। तो ये सब चारों घटक एक साथ काम करते हैं और जो जैसा रहा उस हिसाब से संगठन का स्वरूप निर्धारित करता है। चारों घटक साथ साथ काम करें, लेकिन जो ज्यादा पावरफुल रहेगा वही संगठन के स्वरूप को निर्धारित करेगा। आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकृत है, प्रतिरक्षा केंद्रीकृत है, लेकिन मैं आपको बतला दूं पूर्ण रूप से न तो कोई भी संगठन केंद्रीकृत होता है और न ही पूर्ण रूपेण विकेंद्रीकृत होता है। हमारे कोई भी संगठन पूर्ण रूपेण केंद्रीकृत नहीं होगा निरपेक्ष रूप से, और निरपेक्ष रूप से पूर्ण रूपेण विकेंद्रीकृत भी नहीं होगा। जिसको आप केंद्रीकृत कर रहे हैं उसमें केंद्रीकरण होगा लेकिन विकेंद्रीकरण भी होगा। केंद्रीकरण का मात्रा ज्यादा है इसलिए वह केंद्रीकृत कहलाता है, और जिसको आप विकेंद्रीकृत कह रहे हैं उसमें केंद्रीकरण के तत्व है लेकिन कम है, और विकेंद्रीकरण के तत्व ज्यादा है इसलिए विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे पंचायती राज में केंद्रीकरण है लेकिन कम है, और प्रतिरक्षा में विकेंद्रीकरण है लेकिन कम है। तो इसलिए कोई भी संगठन पूर्ण रूप से केंद्रीकृत नहीं होता और कोई भी संगठन पूर्ण रूप से विकेंद्रीकृत नहीं होता है। जिसको आप केंद्रीकृत संगठन कर रहे हो उसमें केंद्रीकरण का मात्रा ज्यादा है, विकेंद्रीकरण का मात्रा कम है, और जिसको आप विकेंद्रीकृत कह रहे हो उसमें विकेंद्रीकरण का मात्रा ज्यादा है, केंद्रीकरण का मात्रा कम है। इसी को केंद्र बिंदु पर रखकर 39वां बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि पूर्ण केंद्रीकरण और पूर्ण विकेंद्रीकरण व्यवहार में सच नहीं है, यह मात्रा का प्रश्न है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। समझ में आया आपको कि पूर्ण केंद्रीकरण संभव नहीं है और न ही पूर्ण विकेंद्रीकरण संभव है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण सापेक्षिक होते हैं, जहाँ केंद्रीकरण ज्यादा है वो केंद्रीकृत कहलाएगा, जहाँ विकेंद्रीकरण ज्यादा है वह विकेंद्रीकृत कहलाएगा। क्लियर है? आज 21वीं सदी में क्या है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों के ताकतें काम कर रही है। अखंडता, एकता, आपदा इत्यादि केंद्रीकरण को ताकत प्रदान कर रहे हैं, तो जन सहभागिता, जन सशक्तिकरण वगैरह विकेंद्रीकरण को बल प्रदान करे। और नीति निर्माता के समक्ष आज भी महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है कि वह केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण के बीच कितना तालमेल रखे ताकि व्यवस्था चलते रहे, लोकतंत्र को भी गति मिले, लोकतंत्र को भी अवसर मिले, और शासन को भी अभिशासन को भी काम करने में सहूलियत हो, कोई लक्ष्य प्राप्ति हो, नीति प्रक्रिया सुगम रूप से चले। तो इस हिसाब से आज भी नीति निर्माता के समक्ष केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच सही तालमेल बैठाना महत्वपूर्ण मुद्दा है। और केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत पहले के सिद्धांत के समान आज भी
संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इसका आप आंसर लिखना, और कोई दिक्कत हो तो फोन कर सकते हो, पूछ सकते हो, समझ रहे, और इसको पोस्ट करना। ओके, ऑल द बेस्ट।